नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडुफंडा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो तैयारी हो रही है यूजीसी नेट के लिए हो रही है, जेआरएफ में अपनी सीट पक्की करने के लिए। तो आज मैं एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि हमारा भूगोल होगा, यानी जियोग्राफी। यानी जिन लोगों का यूजीसी नेट में जियोग्राफी सब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट, यानी सेकंड पेपर जो है उन लोगों का जियोग्राफी है। तो उसके लिए मैं आज से ये लेक्चर स्टार्ट करूंगा। और ये जो लेक्चर होगा, जितना भी ये जियोग्राफी का, बिल्कुल इजी टू एडवांस होगा। यानी कि अगर जो आप यूपीएससी लेवल की भी तैयारी करते हो, जैसे कि यूपीएससी प्री के लिए, यानी कि एज मान लो सपोज करो कि आपका यूपीएससी में जो सब्जेक्ट है वो जियोग्राफी होगा सब्जेक्ट में, तो उसके लिए भी आपको ये टोटली बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी चीज छोड़ूंगा नहीं, एकदम बेस से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, क्योंकि जब आप लोग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप सेलेक्ट हो जाओगे नेट में, ईआरएफ मान लो सपोज करो, आप लोग सीट पक्की तो करनी ही है, कर लोगे। तो उसके बाद जब आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपसे जो इंटरव्यूअर क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो वो बहुत ही डिटेल में आपको जियोग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। ठीक है। तो जो हमारा ये जो जियोग्राफी सेक्शन है, तो इसमें मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है। यानी कि आपको एकदम ए टू जेड जो जियोग्राफी होती है आपको मैं पढ़ाऊंगा, और आपको पढ़ना होगा। अगर जो आपका एम है नेट जेआरएफ निकालना, तो पढ़ना ही है, लेकिन शॉर्ट में पढ़ना है। लेकिन आपका एम है कि आपको एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं लगना है, तो आपको जियोग्राफी सब्जेक्ट का पूरा डीप नॉलेज होना ही चाहिए। तभी आप अब जितने भी स्टूडेंट्स मान लो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हो, तो आपके जो स्टूडेंट्स होंगे आपके जितने कॉलेज के, तो उनको भी तो आपको पढ़ाना है। तो सपोज करो आपको पता ही नहीं होगा डीप नॉलेज, तो कैसे पढ़ाओगे? ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये जियोग्राफी की क्लास, और इसमें हम लोग पूरा ए टू जेड कवर करेंगे, कोई भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। चलिए तब श्री गणेशाय करते हैं आज का इस लेक्चर, और देखते हैं सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोग देखेंगे भूगोल की उत्पत्ति एवं विकास, यानी कि जियोग्राफी का ओरिजिन क्या हुआ और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। यानी जियोग्राफी को जियोग्राफी बनाया कैसे गया, इसका विकास क्या हुआ, इसके विकास क्रम क्या थे, कितने विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या अपनी मतें रखी हैं। ठीक है। तो देखते हैं, ये हमारा पहला है लेक्चर है। तो बस हम लोग क्या जानेंगे, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल है क्या, एक्चुअल में भूगोल है क्या। बहुत सारे जितने भी भूगोल वेत्ता हुए हैं, उन्होंने क्या क्या अपनी राय दी है, क्या क्या मत दिए हैं, क्या क्या अपनी परिभाषाएं दी हैं, किसके रिगार्डिंग, ये भूगोल के रिगार्डिंग। ठीक है। ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। ठीक है। तो देखते हैं पहले सामान्य परिचय, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है। भूगोल, जियोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो, इससे मिलकर बना है। ठीक है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफो का मतलब होता है वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जियोग्राफी, यानी कि पृथ्वी का वर्णन, और दो ग्रीक वर्ड से बना है, कौन से, जियो और ग्राफो। ठीक है। ये याद रखिएगा, ये इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चंस पुट कर सकता है आपके सामने। ठीक है। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। क्यों? क्योंकि इसी पे एक जीवन, अभी तक जितने भी ग्रह हम लोगों को नोन है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है। ठीक है। इसलिए इसको मानव के आवास के रूप में देखा गया है। और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा परिभाषित करते हैं। यानी इसी के रिगार्डिंग जितने भी भूगोल वेत्ता है, विद्वान है, उसने पृथ्वी को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन किया है, यानी उसको परिभाषित किया है। दूसरे शब्द में दूसरे शब्दों में भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर क्रियाओं और इन अंतर क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है,
और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यानी कि हर एक चीज एक दूसरे चीज से कैसे कनेक्टेड है, ये कैसे पता चलता है? भूगोल से पता चलता है। जब हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे, क्योंकि भूगोल की सिर्फ एक शाखाएं नहीं, भूगोल जैसे सपोज करो कि भूगोल आपका एक बुक है और बाकी जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हो गए, ट्रोपोलॉजी हो गया, ये सब जितने भी चीजें हैं, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ये सब चीज जितने भी चीजें हैं उसके क्या है, वो चैप्टर हैं। ठीक है, भूगोल आपका एक बुक है, बाकी ये सब चीजें क्या है, उसके चैप्टर्स हैं। तो इन सब चीजों का क्या कराता है, हमें ज्ञान कराता है। भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय भिन्नता के कारकों या कारणों को समझाने से संबंधित है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसांख्यिकी कारक भौतिक स्थल स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थलों का निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे मानवीय क्रियाकलापों से जो प्राकृतिक जो पहले से ही था, उसको अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और नए उस पे स्थलाकृत निर्माण किए जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि ठंडी के टाइम में, जब ठंडी का हम लोग का इधर मौसम होता है, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो बहुत ही मतलब अगर जो वहां पे कटाई वगैरह नहीं की जाती फसल की, तो वहां पे भी वर्षावन पाए जाते, लेकिन वहां पे वर्षावन नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि वहां के लोगों ने डेवलपमेंट के लिए उस जगह को जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, वहां पे वनों को काट के उन्होंने क्या कर दिया, एक मैदान बना दिया है जिसपे वो खेती कर पाए। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने क्या किया है, हस्तक्षेप किया है किसमें, प्रकृति में। हम लोगों ने क्या, वनों को काट दिया है और उसके जगह पे एक समतल मैदान बना दिया है जिसपे हम लोग खेती कर पाए। अभी भी आप लोग के आसपास ही कोई एक बड़ा एग्जांपल पकड़ लेना आप लोग, कि बहुत 10-15 साल 20 साल पहले जहाँ पे बागीचे हुआ करते थे, अब वहां पे घर बन गए हैं। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा तालाब हुआ करता था, उसको लोगों ने पाट के उस पे अपना घर बना दिया है, उसको बेच दिया है, मकान बना दिया है। तो तमाम तरह की ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति से हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी कि अगर जो मान लो सपोज करो एक तालाब था, पहले इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे, ठीक है, मछली तो होती है तालाब में, और ऊपर से और भी तो सपोज करो इसमें केचुआ भी होंगे, ठीक है, मेंढक भी होंगे, कछुए भी होंगे, तमाम तरह के इसमें जीव पाए जाते होंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस पे मिट्टी डाल डाल के इसको क्या कर दिया, पाट दिया, मतलब समतल मैदान बना दिया, और इस पे हम लोग या तो खेती कर दे, नहीं तो अपना घर बना दे। तो इन सब जीवों का क्या किया, हम लोगों ने नष्ट कर दिया कि नहीं? तो ये हम लोगों ने क्या किया, प्रकृति में अपना हस्तक्षेप कर दिया और हम लोगों ने एक इस पे एक नई स्थलाकृति का निर्माण कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने हेतु कि समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी संसाधन को सतत रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी, क्योंकि अधिक जानकारी होगी तभी तो हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे। और इसको जब प्रिजर्व करेंगे तभी ये बचेगा। यानी हमारे फ्यूचर के जितना अभी तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, अपनी आधी जिंदगी जी ली है, लेकिन आने वाला जो हमारा नया जनरेशन होगा उसके लिए भी तो हमको कुछ छोड़ के जाना है। तो इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जानकारी चाहिए, और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे तब मिलेगी। ठीक है, यानी कि इन सब जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए भूगोल का अध्ययन बहुत ही मस्ट है। ठीक है, इतना तक समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप लोग, भूगोलवेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुए। ठीक है, आज यह विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी कर सकता है। जैसे कि मौसम विभाग हुआ, वो किस आधार पे भविष्यवाणी करेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत तेज तूफान आने वाला है। क्यों, कैसे कर पाएगा? जब वहां से वो विश्लेषण करेगा, वहां से वो चीजों को एनालाइज करेगा, तभी बताएगा कि हाँ उत्तर प्रदेश राज्य में भूकंप नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य में तूफान आने वाला है, कृपया घर में ही रहें। ठीक है, बाहर ना निकलें, बहुत तेज बारिश होगी, आने वाले 4 दिन में बहुत तेज बारिश होगी। मतलब ऐसे ऐसे करके वो क्या करता है,
भविष्यवाणी करता है। और कैसे कर पाता है? वो एनालाइज करता है तभी कर पाता है। और एनालाइज करने के लिए क्या है आवश्यक है? भूगोल का ज्ञान। ठीक है, जैसे कि आप लोग ग्लोब देखते होगे, ग्लोब देखते होगे टीवी में, जैसे न्यूज वाले दिखाते हैं आप लोग को, न्यूज न्यूज चैनल पे। तो इसमें देखते हैं कि जब ऐसे ऐसे बादल उस पर बनने लगते हैं, मतलब तूफान बनने लगता है, तो वो पहले से ही चेतावनी दे देती हैं। और ये चेतावनी कैसे मिलती है? सैटेलाइट द्वारा मिलती है। ये इमेजेस सैटेलाइट द्वारा ली जाती हैं, और ये इमेजेस किसके पास जाती हैं? मौसम विभाग के पास जाती हैं, और वो हमें सचेत करता है कि हाँ, आने वाले 2-4 दिनों में क्या होने वाला है? बहुत भयंकर वर्षा होने वाली है, या फिर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं जियोग्राफी के जो बटा हुआ है अलग अलग अध्ययन, उसके बारे में कैसे कैसे बटा हुआ है। ठीक है, जियो जियो मतलब जानते हैं आप लोग, पृथ्वी। ठीक है, अब देखो इसमें अगर जो लॉजिया जोड़ दिया जाए, तो लॉजिया जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रिया जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी का मापन। जियोएट्स जोड़ दिया जाए तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप का अध्ययन। मतलब कि जियो में लोजिया, मेट्रिया और एट्स जोड़ दिया जाए, आइट्स जोड़ दिया जाए, तो ये इसका चेंज, मतलब हर एक अलग अलग क्या बोल सकते हो, टॉपिक हो जाता है ये। यानी इसमें पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, इसमें पृथ्वी का मापन का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के आकार के अनुरूप उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, भूगोल। जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इन्होंने क्या, भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये मैं इस पे लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो आप क्या बोलेंगे? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज इज द फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या, भूगोल शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, कुछ विद्वान ने हिकेटियस को भी भूगोल का जनक माना है। हिकेटियस ने स्थल भाग को सागर से घिरा माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। यानी हिकेटियस जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये माना कि जो हमारा स्थल भाग है वो किससे? सागरों से घिरा हुआ है। यानी कि हमारा ये स्थल है, और ये सब पानी से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। और 2 महादेशों का ज्ञान दिया, और 2 महादेशों का ज्ञान दिया, यानी कोई महादेश होंगे, एक दो महादेशों का इन्होंने क्या किया? ज्ञान दिया। तो इसलिए इनको भी भूगोल का जनक माना जाता है। लेकिन विद्वानों का बहुत ज्यादा समर्थन इनके साथ है, इरेटोस्थनीज के साथ। ठीक है, अगर जो आपका क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ जियोग्राफी, अगर जो उसमें आपको इरेटोस्थनीज और ये हिकेटियस होता है, तो ये काफी विवादित प्रश्न हो जाएगा। हालांकि मैक्सिमम लोग इसी को सही मानते हैं, और ये भी सत्यता है कि अगर जो ये आपका इरेटोस्थनीज आएंगे तो ऑप्शन में हिकेटियस नहीं मिलेंगे आपको। अगर जो हिकेटियस मिलेंगे तो इरेटोस्थनीज नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोनों में आपको कोई ना कोई एक मिसिंग होगा। ठीक है, तो आप देख याद कर लेना कि अगर जो दोनों आ जाता है तो हम लोग सही इरेटोस्थनीज को मानेंगे, हिकेटियस को नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक मॉडर्न जियोग्राफी को किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यानी कि ये जो थे भूगोल के जनक हैं, और आधुनिक भूगोल, मॉडर्न मॉडर्न जियोग्राफी, तो इसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बार बार मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार पर विकास किया। भूगोल का किस पे? वैज्ञानिक आधार पे और दार्शनिक, यानी कि फिलोसफर, एज अ फिलोसफर भी उन्होंने क्या किया? इसका विकास किया। ठीक है, कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। कॉस्मोस हम्बोल्ट की, जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कॉस्मोस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कॉस्मोस बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। किसने लिखी है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने लिखी है। ठीक है, समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। समताप रेखा जो होती है, वो उसको मानचित्र पर दिखाने वाले ये क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब भूगोल से संबंधित परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। भूगोल से संबंधित परिभाषाएं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है
जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फल तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये स्ट्रैबो के अनुसार है। यानी कि स्ट्रैबो के अनुसार क्या है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंदर आपको देखो आकाशीय पिंड आ जाएंगे, ठीक है, स्थल आ जाएगा, महासागर आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएगी, फल भी आ जाएंगे, भूतरातल यानी कि धरातल यानी कि भूधरातल यानी कि पृथ्वी के नीचे का भाग भी आ जाएगा। और ये सब चीजों का ज्ञान कराता है कौन? भूगोल कराता है। किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। ठीक है। दूसरे टॉलमी क्या बोलते हैं? भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यानी कि भूगोल जो है ये स्वर्ग में पृथ्वी का दिखने वाला आभामय, ठीक है, आभामय क्या है? विज्ञान है। यानी बोल सकते हो कि पृथ्वी जो है एक स्वर्ग है। भूगोल के द्वारा उसको, भूगोल एक दूरबीन है जिसके द्वारा हम लोग उस स्वर्ग को देख सकते हैं। किसके अनुसार? टॉलमी के अनुसार। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको दिक्कत होगी तो। भूगोल क्या है? एक दूरबीन है। और पृथ्वी क्या है? एक आभामय स्वर्ग है। यानी स्वर्ग है, और उस स्वर्ग को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भूगोल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये किसके अनुसार है? रिचर्ड हार्टसॉर्न के अनुसार। यानी भूगोल का उद्देश्य क्या है? धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता, यानी प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता, यानी जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जैसे आप महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पे काली मिट्टी मिल जाती है। जैसे जैसे हम लोग केरल का मतलब साउथ की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहां पे लेटराइट मिट्टी मिलने लगती है, यानी कि लाल मिट्टी मिलने लगती है। तो ये क्या है? उन सबका विभाजन है। और इसकी व्याख्या कर मतलब इसकी जानकारी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भूगोल को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि भूगोल से ही हम लोग इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसके अनुसार? रिचर्ड हार्टसॉर्न के अनुसार। ठीक है। अब भूगोल का विकास क्रम देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफी। ठीक है। प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधी अधिकतर जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी। जैसे हिपोक्रेट्स ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। किसने किया? हिपोक्रेट्स ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। यानी पर्यावरण अ, जैसे कि सपोज करिए लद्दाख का कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो वो वहां की ठंड को झेल सकता है। ठीक है। लेकिन उसी को अगर जो हम लोग साउथ में लेते हैं या फिर 0 डिग्री इक्वेटर पे लेते हैं, तो वो वहां की गर्मी झेल नहीं सकता। क्यों नहीं झेल सकता? क्योंकि वो ठंड के अनुरूप वो अपने आप को उसने इवॉल्व किया है, ढाला है। प्रकृति ने उसको ढाला है वैसे कि वो ठंड में सरवाइव कर पाए, वो उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स जब आए इंडिया में, तो इन्होंने अपनी राजधानी शिमला शिफ्ट कर ली। क्यों शिफ्ट कर ली? क्योंकि इंग्लैंड में ठंड पड़ती है, मतलब हमेशा ठंड पड़ती है। और इंडिया में क्या, जून जुलाई के महीने में यहाँ पे बहुत, मई जून वगैरह में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आपका कोलकाता हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मतलब यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो इन लोग को चाहिए था ठंड, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपना जो पूरा कैपिटल था उसको शिमला शिफ्ट कर लिया। क्यों शिफ्ट कर लिया? क्योंकि वहां पे ठंड हुआ करती है किसी भी समय में। ठीक है। तो यानी इस ये किसका प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण का मनुष्यों पे। जैसे कि पोलर बियर है, वो नॉर्मल जगह पे नहीं मिल, जैसे पोलर बियर है वो आपका रेगिस्तान में नहीं मिल सकता। राजस्थान, जैसे कि मान लो सपोज करो पोलर बियर को हम लोग राजस्थान या रेगिस्तान में लेके आए, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है। एक और देख लेते हैं। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। अरस्तु जो थे, अपने पॉलिटिक्स के बुक में उन्होंने राज्य के गठन पर भौतिक कारक पे प्रभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा समुद्री मार्गों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। ठीक है। यानी 18वीं शताब्दी में नवीन भूगोलिक यानी मॉडर्न भौगोलिक भूभागों तथा समुद्र मार्गों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक वर्णों का लेखन कार्य शुरू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब जैसे कि आपके वो कौन से थे, वास्को डी गामा जब
पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते इंडिया में आए, तो उन्होंने अपनी लेखों को रखा, अपनी बातों को रखा, सब चीज मतलब ऐसे करके। तो इससे क्या पता चला, सभी नए भूभागों का खोज हुआ, तमाम तरह की बातें सामने आई। तो इनसे क्या हुआ, इसका इवोल्यूशन, इसका विकास हुआ। लोग जाने कि हाँ, इस ऐसे ऐसे रास्ते से जाएंगे, समुद्र के रास्ते से, तो यहाँ पे अफ्रीका मिलेगा, यहाँ पे इंडिया मिलेगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा, यहाँ पे कुछ और मिलेगा, मतलब तमाम तरह की बातें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, आर्थिक हितों से प्रेरित 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया, अर्थात भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ, जिसमें एवी हम्बोल्ट एवं रिटर का अतुलनीय योगदान रहा। जैसे कि आर्थिक हितों से प्रेरित, आर्थिक हितों से प्रेरित यानी कि जब वास्को डी गामा इंडिया आया था, तो उसने जो मसाले लिए थे, उसको 150 गुना फायदे पे उसने जाके अपने पुर्तगाल में उसने बेचे थे। यानी कि उसको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, और जब ज्यादा मुनाफा हुआ तो दूसरी खेप भी आई, उसके बाद तीसरी खेप आई, उसके बाद चौथी खेप, मतलब ऐसे करते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। मतलब तमाम तरह के, क्यों, क्योंकि वहां पे आर्थिक उनको बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। और इन मुनाफों को से प्रेरित होके, जैसे कि एवी हम्बोल्ट हुए, रिटर हुए, इन लोगों ने तमाम तरह के खोज किए, तमाम तरह के भूगोलिक स्वतंत्रता, भौगोलिक जो चीजें थी, भौगोलिक और वातावरण में जो चीजें थी कि हाँ, यहाँ पे ये चीज होता है, यहाँ पे ये चीज, इसकी स्पेशलिटी ये है, यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे उगते हैं, यहाँ पे सेब अच्छा उगता है, यहाँ पे कपास अच्छा उगता है, ये सब चीजें को उन्होंने वर्णन किया। और इससे क्या हुआ, जो डेवलपमेंट था भूगोल का, जियोग्राफी का, वो काफी बढ़ा, और इनका काफी अतुलनीय योगदान रहा। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। मानव और पर्यावरण किस में शुरू हुआ, 20वीं शताब्दी में। यानी मानव और पर्यावरण का जो परस्पर संबंध है, वो कब शुरू हुआ, 20वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो गुट का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, एक संभावनावाद था और एक निश्चयवाद था। अब देखते हैं संभावनावाद में कौन कौन लोग संभावनावाद को सपोर्ट करते थे, कौन कौन निश्चयवाद को सपोर्ट करते थे, देख लेते हैं। इस विचारधारा के अनुसार, यानी कि संभववाद जो कि पॉसिबिलिज्म होता है, तो इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है, वातावरण में बदलाव लाने में क्या है, सक्षम है, तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का विचार इच्छा अनुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। इसके समर्थक में देखो, विडाल विडॉल डी ला ब्लाश एवं लूसियन फेब्रे प्रमुख हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कौन थे, विडाल डी ला ब्लाश एवं लूसियन फेब्रे। नेक्स्ट है, विडाल डी ला ब्लास की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में उन्होंने समाज की वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए बुक जितने भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आया निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता क्या है, सीमित है। इसे नियतिवाद भी कहते हैं, यानी निश्चयवाद को क्या और क्या कहते हैं, नियतिवाद। ठीक है, इस विचारधारा के समर्थक कौन थे, फेडरिक रेडजल थे। फेडरिक रेडजल थे। यानी कि पूछा जा सकता है कि आपसे कि निश्चयवाद के एक समर्थक बताओ, तो क्या कौन थे सब, फेडरिक रेडजल। यानी इस निश्चयवाद में क्या होता है, इसमें जो मनुष्य है वो स्वतंत्र नहीं है, इसकी जितने भी क्रियाकलाप है वो प्रकृति पे निर्भर है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजल ने अपनी पुस्तक किसमें, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसकी पुस्तक है, फ्रेडरिक रेडजल की। में विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरणों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सपोज करो, जैसे कि ये हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री कर्क है, और ये 23.5 डिग्री मकर है। ठीक है,
इसमें और इसके बीच में जो लोग होते हैं, यानी इक्वेटर के पास जो लोग होते हैं, वो थोड़े से क्या, उनका रंग कुछ और होता है, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे उनका रंग में थोड़े चेंजेस आते जाएंगे। तो ये किसका प्रभाव है? ये पर्यावरण का प्रभाव है। क्यों प्रभाव है? क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हो जो सूर्य जो है वो 365 दिन इस पे ऊर्ध्वाधर चमकता है, मतलब इस पे इसकी सनलाइट डायरेक्ट इस पे पड़ती है, और यहाँ से और यहीं के बीच में मूव करता है। ठंड के टाइम में यहाँ पे चला जाएगा, मतलब अगर जो मैं दिखाऊं ऐसे, तो एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसे ये सन है, तो इसका जो मूवमेंट होता है इसके और इसके बीच में ही होता है, लेकिन ठंडियों के टाइम में ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। ठंडी के टाइम में यहाँ पे चला जाता है, जब यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है गर्मी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमेशा पड़ेगा, यहाँ पे तो हमेशा इसकी गर्मी हमेशा बराबर पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे इक्वेटर्स के जो लोग होते हैं वो थोड़े, उनका रंग अलग होता है, यहाँ का रंग अलग होता है, यहाँ का रंग अलग होता है, और इससे ऊपर जितने भी जाने लगेंगे उनका रंग और भी गोरा होता जाएगा, मतलब अलग होता जाएगा। और ये किसका इम्पैक्ट है? ये पर्यावरण का इम्पैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट है, बट आप लोग पढ़ सकते हैं। नव नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ठीक है। समय के विभिन्न कालखंडों में भूगोल का निरंतर विकास होता रहा है, ठीक है। आधुनिक काल में लोकप्रिय विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, मतलब भूगोल प्रतिष्ठित हुआ। इस विषय के अंतर्गत, यहाँ पे कौन है, के होगा, के अंतर्गत अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से लेकर पृथ्वी के उद्भव एवं उस पर जीवन का विकास, स्थल खंडों का निर्माण व असमान मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बदलाव इत्यादि को शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भूगोल में अंतरिक्ष से लेके भूगर्भ की जितनी भी घटनाएं होती हैं, इन दोनों के बीच का जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसमें इसका अध्ययन किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। यानी कि अगर जो अंतरिक्ष में कोई प्लैनेट की खोज हो या फिर कोई ग्रह आपस में टकरा जाए, तो ये भी भूगोल का विषय है। और भूगर्भ में जो हमारा कोर है उसमें कुछ दिक्कत आ जाए, तो इसका अध्ययन भी भूगोल के अंतर्गत है। यानी भूगोल आप जानोगे तभी इन सब चीजों को क्या कर पाओगे, जान पाओगे, ठीक है। और मानव के सामाजिक, आर्थिक, ये सब की चीजें भी भूगोल के अंतर्गत ही आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। अब भूगोल से संबंधित रचनाएं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इधर रचना है और इधर रचनाकार है। आर्यभट्टियम, ये कहाँ के थे? इंडिया के थे, और ये आर्यभट्ट ने इसकी रचना की थी। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, ठीक है, द्वितीय भास्कर द्वितीय, ठीक है। ईडियल एंड ओडिसी, इसको होमर ने लिखा था। जियोग्राफी का स्ट्रैबो पहले पढ़ चुके हैं। किताब उल हिंद भारत का भूगोल अल बरूनी ने लिखा है। नेचुरल हिस्ट्री हिस्टोरिया नेचुरल्स प्लिनी और एल्डर ने लिखा है। द जियोग्राफी ऑफ द पीस किसने? निकोलसन जॉन स्पाइकमैन ने लिखा है। कॉस्मोस अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। हार्ड अर्ड कुंडे, इसको कार्ल रिटर ने लिखा है। द जियोग्राफी टॉलमी ने, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, टॉलमी ने लिखा है। किताब सूरत अल अर्थ, इसको किसने लिखा है? अल ख्वारजमी ने लिखा है। एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसको फेडरिक रेडजेले ने लिखा है, पढ़ चुके हैं। यानी कि आपको जितने भी यहां से यहां तक जितने भी दिख रहे हैं, सॉरी, यहां से और यहां तक जितने भी दिख रहे हैं आप इसको याद कर लेंगे, और बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि ये बहुत बार एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। किससे? आपको फिल इन मैच द फॉलोइंग आ जाएंगे, ठीक है। इधर रचना आ जाएगी, इधर रचनाकार आ जाएंगे। तो इसमें आपको एज इट इज ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, तो आप इन सभी बुक्स को क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इनके जो राइटर्स हैं उनको भी याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पे चलते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। एनेक्जीमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व मानचित्र बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार
आपकी जियोग्राफी में पूछा गया था यूजीसी नेट में, ठीक है। विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? एनएचजी मेंडर ने बनाया था। और ये में भी ये 4 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें ये आया था, ये क्वेश्चन एज इट इज आया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, ठीक है। भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर ने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। यानी कार्ल रिटर ने जो थे वो मानव को पृथ्वी का केंद्र मानकर इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दिखाया था। यानी भारत को दिखाने वाला पूछ सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि भारत को मानचित्र पर दिखाने वाले सबसे पहले भूगोलवेत्ता कौन थे? टॉलमी थे, ठीक है। जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम जिसको आप बोलते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखोगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखोगे। हृदय स्थल सिद्धांत किसने दिया था? मैनकिंडर ने दिया था। समताप रेखाओं का जन्मदाता पढ़ चुके हैं हमबोल्ट। सौर मंडल की संकल्पना कॉपरनिकस कॉपरनिकस जैसे कि हम लोग इस जब ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो उसके बारे में मैं बहुत डिटेल्स में, हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं, बहुत डिटेल में सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन हमारा टारगेट होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन हैं तो 100 से 100 क्वेश्चन हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने ये नहीं पढ़ा। और कम से कम 90 क्वेश्चन जो होंगे हम 90 क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे। और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन वो होते ही हैं ना करने के लिए, लेकिन ऐसा वो 2 क्वेश्चन ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसा लगे कि हाँ ये बहुत ही नया है और हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो 10 क्वेश्चन भी हमें आने ही चाहिए, भले थोड़े से उसमें डाउट हो, लेकिन वो क्वेश्चन हमें आने चाहिए, भले 50-50 है लेकिन आने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। इस पे आप 100% अपना क्या बोलते हैं वो कॉमन सेंस यूज करके टिक लगा सकते हो। क्या पता आपका अगर जो 50-50 चांसेस है तो वो आपका 100% चांस बन जाए। यानी सपोज करो आपके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, और आप में को इस दोनों में कंफ्यूजन है और आपने इस वाले को मार दिया, मतलब टिक कर दिया, तो क्या पता कि आपका जो क्वेश्चन सही होने के चांसेस है वो इसमें बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अगर जो गलत हुआ तो इसका लिए नंबर आपका कटेगा नहीं, अगर जो ये सही हो गया तो आपका 1 नंबर नहीं, सॉरी 2 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको 100 से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और 90 क्वेश्चन तो 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। बाकी 10 क्वेश्चन तो 50-50 में करने हैं, ठीक है। तो हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, एकदम जीरो, बोलते हैं ना जीरो टू हीरो। तो ये हम लोग इस सोच रहा हूं मैं इस बैच का नाम ही रख दूं जीरो टू हीरो बैच, ठीक है। भूगोल के महाधुरंधर। चलिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्ते द बफन ने किया था, ठीक है। आधुनिक भूविज्ञान का पिता किसको बोलता है? जेम्स हर्टन को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भूविज्ञान यानी कि भूविज्ञान का पिता किसे बोला जाता है? जेम्स हटन को बोला जाता है। आधार तल की संकल्पना किसने की थी? पॉवेल ने की थी। भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्लरेंस डटन ने किया था। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन डेविस ने किया था। पेंजिया शब्द का प्रयोग वैगनर ने किया, अल्फ्रेड वैगनर इनका नाम था। ये हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को ये सब चीजें पढ़नी है। तो पेंजिया शब्द का प्रयोग वैगनर ने किया था। तो ये रही हमारी आज की पहली लेक्चर। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मजा आया होगा पढ़ के, क्योंकि भूगोल जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो इसमें एकदम खो जाओ, क्योंकि भूगोल पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो पे मैं नहीं बोलूँगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर जो मैं ये बोलता हूँ तो इस वीडियो की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही वैसे ही मज़ेदार थी। इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है, मुझे पढ़ाने में इतना मज़ा आ रहा है, तो आपको पढ़ने अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मेरे से डबल मज़ा आएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और ये जो क्लास होगी ये आपको हर शाम 6 बजे आपको ये मिलेगी, यानी कि 6 बजे आप अपना टैबलेट, फोन, क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर जो है स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके फोन के लिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंप्लेन था, मतलब कंसर्न था कि सर जो हम लोग वीडियो देखते हैं जब उसको हम लोग लैंडस्केप व्यू में देखते हैं तो थोड़ा सा ऑड होता है, हम चाहते हैं कि हम पोर्ट्रेट व्यू में देखें। ये पोर्ट्रेट के लिए ही बनाई गई है, तो आप अपने फ़ोन को एज अ जैसे नॉर्मल यूज़ करते हो उस मतलब उसी वे में आप यूज़ करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप 6 बजे अपना फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, जो भी जहाँ भी आप लेक्चर अटेंड करते हो उसको चार्ज करके रखिएगा और 6 बजे तैयार रहिएगा। चलिए मिलते हैं तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।